हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए मैं आज लेकर आया हूँ क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 के कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 3 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज मैं आपके लिए बात करूँगा लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में। तो लघु उत्तरीय प्रश्न क्या रहने वाले हैं, किस तरीके से हैं। तो कुछ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न मैं जो लेकर आया हूँ, बहुत ही कई बार पूछे गए हैं। तो और ये सारे जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी से रिलेटेड हैं। तो चलिए मैं आज बात करूँगा क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले बस एक बात कहना चाहूँगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड से ज़रूर कर दें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बात करेंगे हम पहले क्वेश्चन की। तो पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जनन का महत्व बताइए। इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको जनन का महत्व बताना है। तो चलिए जल्दी से हम आंसर के बारे में देख लेते हैं कि आंसर में क्या रहने वाला है। तो यहाँ बात करेंगे कि जो जनन होता है वो जीवों का एक अति महत्वपूर्ण लक्षण है। यानी जो जनन है वो एक प्रत्येक जीव का एक अति महत्वपूर्ण लक्षण होता है। ये एक अति आवश्यक जैविक प्रक्रिया है, मतलब ये एक अति आवश्यक जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा न सिर्फ जीवों की उत्तरजीविका में मदद मिलती है, बल्कि इससे जीव जाति की निरंतरता भी बनी रहती है। तो प्राकृतिक मृत्यु के कारण बाले हास की आपूर्ति जनन द्वारा ही होती है। तो जनन से जीवों की संख्या बढ़ती है। जनन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा लाभदायक विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती हैं। अतः जनन जैव विकास में भी सहायक होता है। इन समस्त कारणों के आधार पर कहा जा सकता है कि जनन जीवों के लिए आवश्यक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अब फिर से एक बार देख लेते हैं कि जनन जीवों का एक अति महत्वपूर्ण लक्षण है। ये एक अति आवश्यक जैविक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा न जीवों की उत्तरजीविका में मदद मिलती है, बल्कि इससे जीव जाति की निरंतरता भी बनी रहती है। जनन से क्या होता है कि जो जीव जाति की निरंतरता भी बनी रहती है। यानी प्राकृतिक मृत्यु के कारण होने वाले जीव हास, यानी कोई प्राकृतिक मृत्यु हो जाती है किसी जीव की, तो उसके जीव का जो हास होता है, मतलब नुकसान होता है, उसकी आपूर्ति जो होती है वो जनन के द्वारा ही होती है। तो जनन से जीवों की संख्या बढ़ती है। जनन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा लाभदायक भिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। अतः जनन जैव विकास में भी सहायक होता है। इन समस्त कारणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि जनन जीवों के लिए एक अनिवार्य है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 है जू स्पोर अलैंगिक चल बीजाणु तथा एगुमनज में विभेद कीजिए। यानी जू स्पोर तथा जिसे हम अलैंगिक चल बीजाणु कहते हैं तथा एगुमनज में आपको विभेद यानी मतलब अंतर बताना है। ये जो क्वेश्चन है बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है कि एक न एक क्वेश्चन आपको प्रत्येक क्वेश्चन में एक न एक अंतर वाला क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो चलिए हम बात करेंगे पहले इस अंतर के बारे में, क्या अंतर है एगुमनज और जू स्पोर अलैंगिक चल बीजाणु में। तो चलिए हम उत्तर देखते हैं। तो ये पहले हम देखेंगे जू स्पोर अलैंगिक चल बीजाणु के बारे में। जू स्पोर अलैंगिक चल बीजाणु के बारे में देखेंगे। तो ये नगन चल कसाभिका युक्त संरचना है। यानी जो जू स्पोर होता है नग्न, जिसे हम देख नहीं सकते, चल कसाभिका युक्त संरचना होती है जो अलैंगिक जनन की इकाई होती है। यानी जो कि अलैंगिक जनन का इकाई है कौन, जू स्पोर अलैंगिक जनन की इकाई होती है। इनका निर्माण जनन कोशिका के जीव दर्द से सूत्र विभाजन द्वारा होता है। यानी इनका जो निर्माण होता है वो जनक कोशिका जो होती है जीव द्रव से, कोशिका का जो जीव द्रव होता है जीव द्रव के सूत्र विभाजन द्वारा होती है। इनके अग्रभाग पर स्थित कसाभिका जल में तैरने हेतु सहायता होती है। इनके अग्रभाग पर एक कसाभिका होती है जो जल में तैरने के लिए सहायता प्रदान करती है। तो ये चल बीजाणु में बनते हैं। यानी जो होते हैं ये चल बीजाणु में बनते हैं। उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं यूलोथ्रिक्स क्लेमाइडोमोनास। यूलोथ्रिक्स क्लेमाइडोमोनास की जो होता है वो जू स्पोर द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो चलिए अब बात करते हैं एगुमनज की। तो एगुमनज की बात करेंगे। एगुमनज क्या है, तो लैंगिक जनन के दौरान नर तथा मादा में निषेचन से जो बनी संरचना एगुमनज कहलाती है। तो क्या है कि
क्या है कि जो एगुमनज कहलाती है, मतलब अलैंगिक जो लैंगिक जलन हमारा होता है, जिसके द्वारा नर तथा मादा एगुमक जो होते हैं वो निषेचन करते हैं, और निषेचन से जो संरचना बनती है, रचना बनती है, वो एगुमनज कहलाती है। ये द्विगुणित यानी 2x प्रकार की होती है। ये विकसित होकर भ्रूण अथवा लार्वा में परिवर्तित हो जाती है। यानी क्या, ये द्विगुणित होती है, यानी 2x प्रकार की होती है, और जब विकसित होती है तो भ्रूण अथवा लार्वा में परिवर्तित या रूपांतरित हो जाती है। लैंगिक जनन करने वाले जीवों का विकास एगुमनज से होता है। यानी जो लैंगिक जनन करने वाले जीव होते हैं उनका विकास जो होता है वो एगुमनज के ही द्वारा होता है। तो बाह्य निषेचन करने वाले जीवों में एगुमनज का निर्माण बाह्य माध्यम जल में होता है। यानी जो बाह्य निषेचन के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया था, बाह्य निषेचन क्या है। बाह्य निषेचन करने वाले जो जीव होते हैं वो एगुमनज का निर्माण जो होता है वो बाह्य माध्यम जल में होता है। तो उदाहरण के तौर पर हम देख लेते हैं कि जो मेढक हैं, जबकि आंतरिक निषेचन करने वाले जीवों में हमने जैसा कि देखा कि मेढक जो होता है उनका जो एगुमनज का निर्माण होता है वो माध्यम जल में होता है, और जबकि जो आंतरिक निषेचन करने वाले जीव होते हैं ये मादा के शरीर में विकसित होता है। और जो आंतरिक निषेचन करने वाले जीव होते हैं उनमें एगुमनज का निर्माण जो होता है उनकी मादा के शरीर में ही होता है, जैसा कि वहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है मनुष्य। तो मैं आपको बता दूं एक अच्छी सी बात, जो कि आपको अगर मान लीजिए इसी तरीके का कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलता है तो आपको सेम टू सेम इसी तरीके से लिखना है विद एग्जाम्पल के, और इसी तरीका से हेडिंग डालकर आपको करना है क्वेश्चन। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अब हम आपके लिए लेकर आए हैं मतलब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये कई बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा गया है कि कायिक जनन का आपका महत्व बताना है, कायिक जनन का इम्पोर्टेंस बताना है, ये क्या है, इसका महत्व क्या है। तो चलिए उत्तर की बात करते हैं हम। तो कायिक प्रवर्धन का आर्थिक महत्व निम्नलिखित है। यानी जो कायिक प्रवर्धन हमारा होता है उसका महत्व जो है, आर्थिक महत्व जो है निम्नवत है। निम्नवत का मतलब निम्न प्रकार है। तो चलिए पहले के बारे में जान लेते हैं, पहला इसमें क्या कह रहा है। तो बहुत से फलदार वृक्षों को परिपक्व होने में तथा फल लगने में कई वर्ष लगते हैं। यानी कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं, फलदार वृक्ष जो होते हैं को उनको परिपक्व यानी पूरी तरीके से वृक्ष तैयार होने में तथा फल लगने में कई वर्ष लगते हैं, परंतु कायिक प्रवर्धन विधि से एक ही वर्ष में पौधे पर फल आने लगते। हमारा जो कायिक प्रवर्धन एक ऐसी विधि है कि हम किसी पौधे को जल्दी से उगा सकते हैं और उस पर हम फल उत्पन्न कर सकते हैं। बात करते हैं कुछ मतलब टॉपिक नंबर 2 की। तो 2 है इसमें केला, अनानास और गुलाब, अंगूर आदि पौधों में जहाँ पर बीज नहीं बनते कायिक प्रजनन की एकमात्र मार्ग है। तो मान लीजिए केला है, अनानास है, गुलाब और अंगूर है, ये ऐसे वृक्ष है कि जिनमें बीज नहीं बनता और हमें नया पौधा उगाना होता है। तो नया पौधा उगाना होता है, जो कायिक प्रवर्धन होता है, इसी के द्वारा हम प्रजनन की नई इनकी संतान या नए पौधा उत्पन्न करने के लिए हम कायिक प्रवर्धन की प्रजनन ही एकमात्र ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा हम नए पौधे का निर्माण कर सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 3। नंबर 3 में क्या है कि नंबर 3 में है इस विधि द्वारा उत्पन्न पौधे रोग रहित होते हैं। यानी इस विधि से हम जो भी पौधे उगाते हैं उत्पन्न करते हैं उसमें रोग नहीं पाया जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन मतलब 4 नंबर 4 की बात करेंगे। तो यहाँ पर होता है कायिक प्रजनन द्वारा अनुपयोगी जंगली प्रजातियों को उपयोगी पादपों में परिवर्तित किया जा सकता है। यानी जो कायिक प्रवर्धन है, प्रजनन है, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जो अनुपयोगी कुछ जंगली प्रजातियां होती हैं वो हमारे किसी काम की नहीं होती हैं, अगर हमको उपयोगी बनाने के लिए हम इसी विधि का उपयोग करते हैं, हम उनको उपयोग बनाने के लिए कायिक प्रजनन द्वारा ही उनको उपयोग किया जा सकता है। बात करते हैं 5 की। नंबर 5 में क्या है कि पादपों की संख्या कम समय में तीव्र वृद्धि होती है तथा विशेष लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहते हैं। इस विधि में क्या है कि जो पौधे होते हैं वो कम समय में तीव्र वृद्धि से बढ़ते हैं और तथा विशेष लक्षण उनमें जो होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में बने रहते हैं। तो चलिए अब मैं बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 आपको है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। 4 नंबर के बारे में हम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है अलैंगिक तथा लगा हो सकता है या हुआ लगा हो सकता है। लैंगिक जनन के बाद आपको
विभेद स्थापित कीजिए। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है अपने एग्जाम में। मैंने आपसे पिछली क्लास में भी कहा था कि इस प्रकार के क्वेश्चन जो है 100% एक क्वेश्चन आपके लिए विभेद करने के लिए मिलेगा, अंतर बताने के लिए मिलेगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, अलैंगिक व लैंगिक जनन के मध्य विभेद स्थापित या अंतर स्थापित कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं इसका क्वेश्चन, यानी इसका आंसर देख लेते हैं कि आंसर क्या रहने वाला है। तो इसका आंसर हम देखेंगे, तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं इसके आंसर। तो एक तरफ यहाँ पर डाल लिया है, एक तरफ हमने डाल लिया है, एक तरफ पड़ा हुआ है अलैंगिक जनन और दूसरी जगह पड़ा हुआ है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और यहाँ पर लैंगिक जनन को बोल सकते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बात करते हैं अलैंगिक जनन में नंबर 1 की। तो अलैंगिक जनन में जो नंबर 1 है, तो इसमें हम बात करते हैं, इसमें सिर्फ एक जनक भाग लेता है, यानी अलैंगिक जनन होता है उसमें एक जनक ही भाग लेता है। बात करते हैं लैंगिक जनन में, तो इसमें 2 जनक नर तथा मादा भाग लेते हैं। तो इसमें क्या है कि अलैंगिक जनन में सिर्फ एक जनक भाग लेता है, और लेकिन लैंगिक जनन में इसमें 2 जनक भाग लेते हैं, नर और मादा। अब बात करते हैं नंबर 2 की, अलैंगिक जनन में। तो इसमें युग्मक का निर्माण व निषेचन का अभाव होता है। इसमें क्या होता है कि अलैंगिक जनन जो होता है, इसमें युग्मक का निर्माण या निषेचन का जो निर्माण होता है वो एक अभाव के रूप में होता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। बात करते हैं लैंगिक जनन में, तो इसमें युग्मक का निर्माण और निषेचन दोनों का निर्माण होता है, यानी इसमें युग्मक की निर्माण होगा और निषेचन की क्रिया भी संपन्न होगी। अब बात करेंगे नंबर 3 की, अलैंगिक जनन के अंदर। तो ये जनक की काय कोशिकाओं में होता है, यानी जो अलैंगिक जनन होगा वो जनक की काय कोशिका के अंतर्गत होता है। और यहाँ पर लैंगिक जनन में बात करेंगे तो ये जनक की जनन कोशिकाओं के अंतर्गत होता है। इसमें क्या होता है लैंगिक जनन में कि जो जनक की जनन कोशिका के अंदर होती है लैंगिक जनन की प्रक्रिया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, अलैंगिक जनन के अंदर। तो इसमें समसूत्र विभाजन होता है, यानी इसमें जो समसूत्र विभाजन होता है। और बात करेंगे इसमें, तो इसमें क्या होता है लैंगिक जनन में कि इसमें अर्धसूत्री व समसूत्री दोनों प्रकार का विभाजन होता है, यानी इनमें लैंगिक जनन के अंदर दोनों प्रकार का अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन दोनों प्रकार के होते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर नंबर 5 की, जो है आपका अलैंगिक जनन के अंदर ये सरल और तीव्र गति से होने वाला जनन है, यानी जो अलैंगिक जनन है वो सरल भी है और तीव्र गति से होने वाला जनन भी है। बात करेंगे इसके अंदर ये जटिल व धीमी गति से होने वाला जनन है, यानी जो लैंगिक जनन है एक धीमी गति से होने वाला और जटिल होने वाला एक जनन है। और यहाँ पर दिया गया लैंगिक जनन के अंदर 6ठा पॉइंट जो है, इसके द्वारा उत्पन्न संतति आनुवांशिक रूप से अपने जनक के हूबहू एक जैसी होती है। तो चलिए अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या रहने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगा जो क्वेश्चन नंबर 4 मैंने बताया था, और क्वेश्चन नंबर 4 के लैंगिक जनन में पॉइंट नंबर 6 जो बताया था वहाँ पर मुझ पर थोड़ी सी गलती होगी, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 की। तो अलैंगिक जनन द्वारा बनी संतति लैंगिक जनन द्वारा बनी संतति से किस प्रकार भिन्न है। ये जो क्वेश्चन है बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है कि लैंगिक जनन द्वारा जो बनी संतति होती है वो अलैंगिक जनन द्वारा बनी संतति जो होती है वो लैंगिक द्वारा बनी संतति से किस प्रकार भिन्न होती है। तो चलिए इसके उत्तर के बारे में हम जान लेते हैं कि इसका उत्तर क्या रहने वाला। तो इसके उत्तर पर हम आ गए हैं। उत्तर देख लेते हैं कि अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान अनुवांशिक व अनुवंशिक तथा संरचनात्मक रूप से जनक के समान होती है। जो अलैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न संतान होती है वो अनुवांशिक तथा संरचनात्मक रूप से जनक के बिल्कुल हूबहू समान होगी। जैसा जनक जैसा मादा होगा, जैसा मतलब नर होगा, उसी की तरह समान दिखेगी, अर्थात अपने जनक का क्लोन होती है, यानी इसको हम बोल सकते हैं कि अपने जनक का क्लोन होती है या क्लोन कहलाती है। इसके विपरीत हम बात करेंगे लैंगिक जनन द्वारा जो उत्पन्न संतान होती है वो अनुवांशिक रूप से जनक से भिन्न होती है, और जो लैंगिक जनन के द्वारा जो उत्पन्न संतान होती है वो अपने माता पिता के अनुवांशिक रूप से बिल्कुल भिन्न अलग अलग होगी।
तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 है अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतानों को क्लोन क्यों कहा जाता है। जैसा कि पीछे मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 5 में, अब वही क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ लिया गया है। ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। तो हम बात करेंगे कि जो अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतानों को क्लोन क्यों कहा जाता है। तो चलिए उत्तर देख लेते हैं। तो अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति जो होती है आकारकीय व आनुवंशिक रूप से समान होती है अतः क्लोन कहलाती है। इसका मतलब ये है कि जो अलैंगिक जनन द्वारा जो उत्पन्न संतति होती है वो एक तो आकार में और आनुवंशिक रूप से समान होती है, इसलिए हम क्लोन कहते हैं या क्लोन कहलाती है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से कहने से पहले एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लें और शेयर ज़रूर कर लें। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या रहने वाला है। तो जनन की अच्छी विधि कौन सी है और क्यों। तो ये क्वेश्चन मैंने अभी तक मतलब एग्जाम्स में देखा नहीं है, हो सकता है कि अभी बार आपको ये क्वेश्चन रखा हुआ मिल जाए कि जनन की अच्छी विधि कौन सी और क्यों, बताइए। तो उत्तर की बात करेंगे, आंसर की बात करेंगे तो प्राय लैंगिक जनन को जनन की श्रेष्ठ विधि माना गया है। यानी जो लैंगिक जनन होता है उसी को हम जनन की श्रेष्ठ विधि मानते हैं। तो चलिए आप देख लेते हैं। लैंगिक जनन के दौरान गुणसूत्रों की अदला बदली होती है, यानी लैंगिक जनन जो होता है उसके दौरान गुणसूत्रों की अदला बदली होती है, जिससे युग्मकों में नए लक्षण विकसित होते हैं तथा नए जीव का विकास होता है और जो अपने जनकों से भिन्न होता है। अतः लैंगिक जनन जैव विकास में सहायक होता है और लैंगिक जनन द्वारा जीवों के रहने के अवसर अधिक होते हैं, क्योंकि आनुवंशिक भिन्नताओं के कारण जीव अधिक क्षमतावान होता है। लैंगिक जनन से जीवों की संख्या भी बढ़ती है, अतः लैंगिक जनन ही जनन की अच्छी विधि है। तो चलिए अब एक तरीके से मैं अपने तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ कि लैंगिक जनन को जनन की श्रेष्ठ विधि माना गया है, लेकिन जनन के दौरान जो गुणसूत्रों में अदला बदली होती है जिससे युग्मकों में नए लक्षण विकसित होते हैं तथा नए जीव का विकास होता है जो अपने जनकों से भिन्न होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था लैंगिक जनन में कि जो लैंगिक जनन के जीव जो होते हैं वो अपने माता पिता से बिल्कुल भिन्न होते हैं। तो आगे देखते हैं कि अतः लैंगिक जनन जैव विकास में सहायक होता है, यानी जो लैंगिक जनन होता है वो जैव विकास में उन बिल्कुल सहायक होता है। लैंगिक जनन द्वारा जीवों के रहने के अवसर अधिक होते हैं, यानी जो लैंगिक द्वारा जो जीव होते हैं उनके रहने के अवसर अधिक रहते हैं, क्योंकि आनुवंशिक भिन्नताओं के कारण जीव अधिक क्षमतावान होता है। यानी जो आनुवंशिक भिन्नता उनके अंदर होती है, लैंगिक जनन से उत्पन्न जीवों के अंदर जो आनुवंशिक भिन्नताएं होती हैं उनके कारण जीवों में अधिक क्षमता आ जाती है रहने की। लैंगिक जनन से जीवों की संख्या बढ़ती है, जैसे कई बार मैं इसे रिपीट कर चुका हूँ कि लैंगिक जनन से जीवों की संख्या बढ़ती है, अतः लैंगिक जनन ही जनन की सबसे अच्छी विधि है। तो चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 देख ले। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहने वाला है। तो ये क्वेश्चन जो है अपबीजाणुता से क्या तात्पर्य है। ये क्वेश्चन है रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। जो रिपीट होने वाला क्वेश्चन होता है मैं उसको बोल देता हूँ कि रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। तो अपबीजाणुता से क्या तात्पर्य है इसके बारे में हम देखेंगे। तो उत्तर देख लेते हैं। आंसर अपबीजाणुता यानी एपोस्पोरी क्या है, यानी अपबीजाणुता क्या है, एपोस्पोरी के बारे में बताते हैं। तो कभी कभी बीजांडकाय की किसी एक भी कोशिका से बिना अर्धसूत्री विभाजन या गुरु बीजाणु जनन के भ्रूण कोश या बीजाणु भिद विकसित होता है। ये भ्रूण द्विगुणित होते हैं, यानी 2x प्रकार के होते हैं। इस क्रिया को अपबीजाणुता कहते हैं, जैसे सेब। तो एक बार इसको फिर से देखते हैं कि जो कभी कभी बीजांडकाय की किसी भी एक कोशिका से बिना अर्धसूत्री विभाजन हो जाए या गुरु बीजाणु जनन के भ्रूण कोश या बीजाणु भिद उत्पन्न विकसित हो जाए, यानी क्या आएगा, जो अर्धसूत्री विभाजन हो जाए, बिना अर्धसूत्री विभाजन हो जाए, यानी अर्धसूत्री विभाजन नहीं हो और गुरु बीजाणु जनन के भ्रूण कोश या बीजाणु भिद का विकसित होना ही क्या कहलाता है, अपबीजाणुता कहते हैं।
और ये जो भ्रूणपोष होते हैं वो भ्रूणपोष द्विगुणित 2x प्रकार के होते हैं। जैसे कि उदाहरण में बताया गया है सेब के अंदर क्या होता है, कभी कभी बीजांडकाय की किसी भी एक कोशिका से बिना अर्धसूत्री विभाजन के कारण ही भ्रूणपोष या बीजाणुभेद का निर्माण हो जाता है और ये 2x प्रकार का होता है। इसी क्रिया को अपबीजाणुता कहते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, व्याख्या करके बताइए कि अर्धसूत्री विभाजन या युग्मक जनन सदैव अंतर संबंधित होते हैं। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लीजिए, आपके मन में बैठा लीजिए। ये क्वेश्चन हो सकता है अब की बार पूछा जाए और आ सकता है एग्जाम में। तो चलिए हम बात करेंगे, व्याख्या करके बतानी है कि जो अर्धसूत्री विभाजन तथा युग्मक जनन सदैव अंतर संबंधित होते हैं। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। उत्तर में हम जाएंगे तो यहाँ पर लैंगिक जनन युग्मकों के संलयन द्वारा होता है। प्राय 2 प्रकार के युग्मक नर तथा मादा होते हैं। ये युग्मक सदैव अगुणित n होते हैं जिनका निर्माण अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। क्या है कि जो लैंगिक जनन होता है वो युग्मकों के संलयन द्वारा होता है, जैसा कि पिछली बार में बता चुका हूँ। तो प्राय 2 प्रकार के युग्मक भाग लेते हैं, नर युग्मक तथा मादा युग्मक भाग लेते हैं। ये युग्मक सदैव अगुणित होते हैं जिनका निर्माण अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। अर्धसूत्री उधर होगा और अर्धसूत्री उधर होगा, तब ये 2x प्रकार का एक युग्मक बनता है, युग्मनज बनता है। आगे देखते हैं कि नर तथा मादा युग्मकों के संलयन से द्विगुणित 24 जीव का निर्माण होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नर तथा मादा के युग्मकों में जब संलयन होता है, जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, यानी 12 उधर से आते हैं और 12 उधर से आते हैं, तो दोनों को द्विगुणित होकर क्या हो जाता है, 24 द्विगुणित जीव का निर्माण होता है। जैसे कि शैवाल हो गए, क्लेमाइडोमोनास हो गए। तो बात करते हैं शैवालों में प्राय 3 प्रकार का लैंगिक जनन पाया जाता है। जो शैवाल होते हैं हमारे, उनमें प्राय 3 प्रकार का लैंगिक जनन पाया जाता है। समयुग्मक, विषम युग्मक तथा अंडयुग्मक। तीनों प्रकार में 2 अगुणित युग्मकों का संलयन होता है। यानी जो तीनों प्रकार के आपके मैंने बताया कि लैंगिक जनन पाया जाता है शैवालों में, तो उनमें तीनों में 2 अगुणित युग्मकों का संलयन होता है। बात करते हैं अनावृत बीजियों में लघु बीजाणु व गुरु बीजाणुओं का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। यानी जो हमारे अनावृत बीजी पौधे होते हैं उनमें क्या होता है कि लघु बीजाणुओं व गुरु बीजाणुओं का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। अब बात करते हैं आवृत बीजियों में परागकण व अंड दोनों अगुणित होते हैं और अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बनते हैं। तो जो हमारे आवृत बीजी पौधे होते हैं उनमें परागकण व अंड दोनों अगुणित होते हैं और अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बनते हैं। अतः स्पष्ट है कि अर्धसूत्री विभाजन तथा युग्मक जनन सदैव अंतर संबंधित होते हैं। तो चलिए आई होप आपके लिए समझ में आएगा। अब आज के लास्ट क्वेश्चन के बारे में हम चलते हैं, जो होने वाला है प्रश्न नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में देख लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है, समयुग्मकी तथा विषम युग्मकी जनन से क्या तात्पर्य है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लीजिए। तो चलिए हम इसके उत्तर के बारे में देखते हैं, आंसर में क्या है। पहले हम देखेंगे समयुग्मकी या समयुग्मकी जिसे हम बोल सकते हैं। समयुग्मकी या समयुग्मी जनन के बारे में हम देख लेते हैं कि ऐसी जनन विधि जिसमें भाग लेने वाले दोनों युग्मक संरचना में समान होते हैं। जनन की यह प्रक्रिया समयुग्मी या युग्मक या समयुग्मक जनन कहलाती है। इसमें भाग लेने वाले युग्मकों को समयुग्मक कहते हैं। इसमें नर तथा मादा युग्मक के रूप में विभेदित नहीं किया जा सकता। इसमें है कि ऐसी जनन विधि जिसमें भाग लेने वाले जो दोनों युग्मक होते हैं संरचना में समान होते हैं। जनन की ये प्रक्रिया समयुग्मी जनन कहलाती है। इसमें भाग लेने वाले युग्मकों को समयुग्मक कहते हैं। इन्हें नर तथा मादा युग्मक के रूप में विभेदित नहीं किया जा सकता। अब बात कर लेते हैं दूसरे नंबर पर विषम युग्मी जनन। विषम युग्मी जनन क्या है, तो जब जनन में भाग लेने वाले युग्मक संरचनात्मक रूप से भिन्न होते हैं, ये प्रक्रिया विषम युग्मी जनन कहलाती है। इसमें नर युग्मक शुक्रवाणु या पुमंग और मादा युग्मक अंड या डिंब कहलाते हैं।
तो इसमें क्या है कि जो विषम युग्मी जनन होता है, जब जनन में भाग लेने वाले कुछ युग्मक ऐसे होते हैं जो संरचनात्मक रूप से बिल्कुल भिन्न होते हैं, इसी प्रक्रिया को हम विषम युग्मी जनन कहते हैं। इसमें नर युग्मक शुक्राणु या पुमाणु हो सकता है और मादा युग्मक जो हो सकता है अंड या डिंब कहलाते हैं। तो चलिए, आई होप आपके लिए अच्छा लगा हो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।